बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 अक्टूबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों आज की खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, थैंक्स बोलना चाहते हैं, क्योंकि केडीबी लाइव यूट्यूब चैनल पर आज 6 लाख सब्सक्राइबर्स पूरा हो चुका है। ये सब आपका ही कमाल है, क्योंकि आप लोगों ने ही 6 लाख बनाया है। मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और आप लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं, तभी ये संभव हो पाया है। मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरीके से केडीबी लाइव को सपोर्ट करते रहेंगे और हाँ, बदले में हम आपके लिए मेहनत करना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और कंटिन्यू इसी तरीके से मेहनत करेंगे जिस तरह से 2018 से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोग इस चैनल को फर्श से अर्श तक पहुंचाए हैं, इसके लिए एक बार फिर से तहे दिल से हाथ जोड़ करके धन्यवाद। आप लोगों ने 6 लाख सब्सक्राइबर्स पूरा कर लिया है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और आप भी हमारे इस 6 लाख परिवार में हिस्सा बन जाइए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। खबर के बारे में बात किया जाए तो आपको बता दूं कि बिहार में बाढ़ से तबाही मची है। इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार और सीएम नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। जी हां, गांधी जयंती के दिन यानी कि कल 2 अक्टूबर को उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर फायर हो गए। लिखा है कि बिहार में 2008 में आई बाढ़ में कैसे केंद्र की यूपीए सरकार ने मदद की थी। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में इसका जिक्र किया है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि मुख्यमंत्री जी, क्या आपको 2008 याद है? प्रधानमंत्री जी, क्या आपको मालूम है कि बिहार भारत में है? 2008 में बिहार में आई बाढ़ को याद कीजिए, तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। कांग्रेस के बाद केंद्र में दूसरी बार बड़ी और शक्तिशाली पार्टी राजद और फिर उसके नेता केंद्रीय रेल मंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आग्रह पर प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी ने और यूपीए चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के सर्वेक्षण पर बिहार आए थे। जब बाढ़ में करीब 15 साल पहले कैसे मदद की थी उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने लिखा कि लालू जी ने सकारात्मक राजनीति का अकल्पनीय और फिर अविस्मरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री जी को बाढ़ की भयावह स्थिति से अवगत करा करके इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कराया और फिर उस दौर में यानी कि आज से लगभग 15 साल पहले केंद्र से तत्काल 1000 करोड़ की विशेष सहायता राशि बिहार को दिलाई गई। हाँ जी, केवल बाढ़ के लिए 1000 करोड़, ये कहना है तेजस्वी यादव का। बिहार से कब लौटेगा मानसून? ये बहुत बड़ा सवाल है, आपके भी मन में ये सवाल है। आपको बता दूं कि कोसी सीमांचल में फिर से क्या बारिश होगी, ये भी आपके मन में शायद सवाल होगा। तो हम आपको इस सवाल का जवाब अभी देने वाले हैं। आपको बता दूं कि बिहार में बारिश का दौर अब थम चुका है। जब गर्मी और फिर उमस का सामना फिर से लोग करने लगे हैं। जब पिछले दिनों हुई बारिश का मिला जुला असर देखने को मिला। एक तरफ जहाँ पर गर्मी से लोगों को राहत मिली तो फिर दूसरी तरफ नदियों में आए उफान ने कई इलाकों में बाढ़ का संकट बढ़ाया। किसानों को बारिश से फायदा हुआ जबकि बाढ़ पीड़ितों की समस्या बढ़ी। जब कोसी सीमांचल के जिलों में बाढ़ का संकट अधिक गहरा गया। वहीं पर आपको बता दूं कि मौसम विज्ञान केंद्र विभाग के अनुसार देश में 1 जून से 30 सितंबर तक की औसत अवधि में मानसून सक्रिय रहता है। पिछले साल मानसून केरल तट पर 31 मई को पहुंचा था। इसके बाद बंगाल की खाड़ी और फिर नॉर्थ ईस्ट होकर के मानसून 27 जून को भागलपुर पहुंचा था। 107 दिनों का जिले में मानसून की सक्रियता की संभावना है। 107 दिनों तक जिले में यानी कि भागलपुर जिले में मानसून की सक्रियता की संभावना है। आपको बता दो कि कोसी सीमांचल के जिलों में भी बारिश का एक दौर पिछले दिनों चला। इस दौरान कोसी और फिर अन्य नदियों का पेट भी लबालब भरा रहा, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए। बारिश ने कहीं राहत तो फिर कहीं पर आफत भी बरा दी। अब भारी बारिश की स्थिति कहीं नहीं दिखेगी, लेकिन हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। दोस्तों पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरका और जम करके हमला बोला है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया, लेकिन उसको लेकर के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने उन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने उन पर तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश जी कहीं धरती पर उतरे या नहीं। दरअसल पप्पू यादव नीतीश कुमार के हवाई सर्वेक्षण पर तंज कसा जब पप्पू यादव सुपौल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे थे। इसके बाद देर शाम उन्होंने सुपौल के जिला अतिथि गृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और फिर राज्य सरकार सहित तमाम राजनीतिक दलों पर तीखा प्रहार किया। वहीं पर इस बीच सीएम नीतीश कुमार के हवाई सर्वे से जुड़े एक सवाल पर पप्पू यादव
खूब भड़क गए। जब तंज भरे लहजे में कहा कि कौन सा सर्वे, किसी ने देखा क्या, किस क्षेत्र में थे, कहां, चलिए कम से कम निकले तो सही बेचारे। इस दौरान पूर्णिया सांसद पप्पू यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी खूब तंज कसे। उन्होंने कहा कि पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हवाई सर्वे किया था, जहाँ 5000 करोड़ की घोषणा हुई थी, उसका क्या हुआ। पप्पू यादव ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, ऊपर से वे देख ही लिए, जब उनको बता दिया गया बेचारे को। नेताओं का काम ही है जनता की आंखों में धूल झोंकना, नेताओं का काम ही है जनता की आंखों में धूल झोंकना। ये तो सतत प्रक्रिया है, चलती ही रहती है। जब सर्वे का कुछ फलाफल भी निकले, नीतीश जी कहीं धरती पर उतरे या नहीं, ये एक सवाल है पप्पू यादव का। सनातन धर्म को लेकर के आरजेडी के एक नेता ने बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसको लेकर के बीजेपी भी अब जबरदस्त घेर रही है। आपको बता दूं कि बिहार में पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इन दिनों बार, स्मार्ट मीटर और फिर बढ़ते अपराध को लेकर के विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर निशाना साधता रहा है। वहीं पर सत्तारूढ़ सरकार भी पलटवार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। इस बीच बक्सर से आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह पर जुबानी हमला बोला है। सुधाकर सिंह ने कहा कि गिरिराज सिंह सनातनी नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म को मानने वाला मुर्गा मछली नहीं खाता है। सुधाकर सिंह ने सनातन धर्म की परिभाषा बताते हुए कहा कि ये वे लोग हैं जो शाकाहारी है, ऐसा ऋग्वेद में लिखा है। वहीं पर आगे बोलते हुए सुधाकर सिंह ने कहा है कि गिरिराज सिंह ने दूसरा वेद लिखा है, तभी तो वे चिकन और फिर मछली खाता है और खुद को सनातन धर्म का बताता है। उन्होंने कहा है कि गिरिराज सिंह हिंदू हो सकते हैं, सनातनी नहीं हो सकते हैं। आपको बता दूं कि बेगूसराय सांसद हिंदुत्ववादी नेता गिरिराज सिंह सनातन धर्म को लेकर के हमेशा बयान देते रहते हैं। अक्सर पाकिस्तान मुसलमान को लेकर के गलत टिप्पणी करते रहते हैं। साथ ही वे खुलेआम हिंदू की बात भी करते हैं। हालांकि इसे लेकर के सुधाकर सिंह ने गिरिराज सिंह पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने इसके साथ ही स्मार्ट मीटर को लेकर के प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर अब क्यों लगाए जा रहे हैं, जब पहले क्यों नहीं लगाए गए। जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं तब से लोगों के बिजली बिल बढ़ने लगे और इसका सबूत भी मेरे पास है। उन्होंने आगे एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर स्मार्ट मीटर सही है तो फिर सबसे पहले बीजेपी और जेडीयू नेताओं को अपने घरों और फिर दफ्तरों में ये मीटर लगवाना चाहिए। दोस्तों, बिहार में बाढ़ से 9 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। गांव से लेकर के खेत तक सब जलमग्न है। बिहार के 16 जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा कोसी और फिर गंडक के तटबंधों पर बसे लोगों को बाढ़ का दंश झेलना पड़ रहा है। जब बाढ़ प्रभावित इलाकों में भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है, इससे राहत कार्यों में तेजी आई है। वायुसेना हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट्स की एयर ड्रॉपिंग की जा रही है, यानी कि हेलीकॉप्टर से खाने का सामान भेजा जा रहा है, फेंके जा रहे हैं ऊपर से। हवाई सर्वे के बाद सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत कार्य चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही जल संसाधन विभाग को पूरी तरह से मुस्तैद रहने का निर्देश दिया है। बाढ़ ग्रस्त इलाके में राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर पीड़ितों के बीच राहत सामग्री पहुंचाने में परेशानी हो रही है तो फिर वायुसेना की मदद से वहां पर फूड पैकेट्स पहुंचाया जाए। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस निर्देश के बाद तत्काल वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है और फिर राहत कार्य में तेजी आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जहाँ लोग तटबंधों पर शरण लिए हुए हैं वहाँ पर पर्याप्त रोशनी, शौचालय और फिर बुनियादी सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। इसके अलावा कम्युनिटी किचन से लोगों को तत्काल भोजन भी उपलब्ध कराया जाए, जब लोगों को किसी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। आपको बता दूं कि गंडक, सिकरहना और फिर कोसी नदियों के आक्रामक तेवर उत्तर और पूर्व बिहार के बड़े इलाकों में तबाही मची है। जब पश्चिम और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और दरभंगा में 8 तटबंधों के टूट जाने से बाढ़ का पानी 400 से ज्यादा गाँव में घुस गया है। जहाँ उधर सुपौल और फिर सहरसा के बाद कोसी का पानी मधेपुरा और खगड़िया जिले के कई गाँव में फैल गया है। सीतामढ़ी, शिवहर और फिर दरभंगा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हजारों लोगों ने बांधों या फिर ऊंचे स्थानों पर शरण ले रखी है। जब पीड़ा और फिर दहशत के बीच घरों की छतों, तटबंधों और फिर एनएच पर लोग समय बिताने को मजबूर हैं। कई गांव टापू बन चुके हैं। उन्हें भोजन, पानी, बच्चों के लिए दूध और दवा समेत अन्य आवश्यक सामग्री के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए बिहार के लगभग सभी जिले के जिला अधिकारी बैठक कर रहे हैं। 30 नवंबर तक स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पर सरकार द्वारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फायदे गिनाए जा रहे हैं। जहां आपको बता दें कि स्मार्ट मीटर को लेकर के मचे सियासी घमासान के बीच औरंगाबाद की 2 सगी बहनें सृष्टि और सोनाली का एक गाना सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यह सृष्टि और सोनाली दोनों बहनें हैं और ये दोनों बहनें स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के एक गाना गाई और ये गाना सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ दोनों बहनों
द्वारा गाया गाना लोग खूब शेयर कर रहे हैं। वायरल गाने में सृष्टि और सोनाली स्मार्ट मीटर के खिलाफ सरकार से अपनी बात कह रही है, जब दोनों कहती हुई नजर आ रही है कि गरीब ढेर ना ही ऐसे छनछनावा, आवे बड़ी बिल ऐसी मीटर हटावा, कहा तनी सुनी सरकार स्मार्ट मीटर के कोने द्वारी ना लगावा, जल्दी से सोची कोनो कारी उपाय, फिर से पकड़ ने मीटर लगवाई, जुटी ना ही चीजें मीटर हटवाए, कट जाला लाइट ऐसे ना सतावा। आपको बता दूं कि वायरल लड़की सृष्टि और सोनाली का कहना है कि हम लोगों के पास पैसे रिचार्ज करने के पैसे नहीं होते हैं, नहीं जुटा पाएंगे तो फिर लाइट कट जाएगी। जब बार बार स्मार्ट मीटर रिचार्ज करवाना पड़ेगा, बार बार रिचार्ज करने पर भी स्मार्ट मीटर माइनस में ही रहता है। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, कहां से पैसा आएगा कि बार बार रिचार्ज कराएंगे। जब सरकार स्मार्ट प्रीपेड मीटर तो लगा रही है, लेकिन हालात पुराने दिनों जैसे ही हो जाएंगे। जैसे पहले 24 घंटे में 2 से 3 घंटे ही बिजली मिलती थी, वैसे ही अब रिचार्ज कराओ बिजली पाओ में होने वाला है। रिचार्ज खत्म हो जाने पर बिजली कटने से पढ़ाई तो बाधित हो ही रही है, लोग मानसिक तनावों के भी शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, बिहार में कोसी, गंडक समेत दूसरी नदियों में उफान से आई बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने मदद की पहली किस्त जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने बिहार को 655 करोड़ 60 लाख रुपए जारी किए हैं। वहीं पर बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए जल्द ही केंद्रीय टीम भेजने का भी ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि कल शाम लिए गए फैसले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से पैसे जारी किए हैं। बिहार समेत 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों को एडवांस के तौर पर 5,858 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि वे प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राज्यों के लोगों की मुश्किलें कम करने में उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के खड़ी है। बाढ़ प्रभावित राज्यों को अभी और मदद की जाएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को पैसे जारी करने का फैसला किया है। इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और बाकी कई सारे राज्य हैं। दोस्तों, नीतीश कैबिनेट की बैठक में कल 45 एजेंडों पर मोहर लगी है। शहरी गैस वितरण प्रणाली CNG PNG पर वेट घटाने का फैसला सरकार ने किया है। वहीं पर बिहेटा में 300 बेड के नए अस्पताल को मंजूरी दी गई है, जबकि सरकार ने भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 45 प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई है, जिसमें वाहन चालक की योजना 2024 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसके तहत ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जाएगी, मेडिकल जाँच और फिर इंश्योरेंस की भी सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा CNG PNG पर वेट घटाने का सरकार ने फैसला कर लिया है। CNG के लिए 20 की जगह 12.5% और फिर PNG के लिए 20 की जगह 5.5% वेट दर होगा। कैबिनेट की बैठक में खगड़िया के गोगरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में 10 कोर्ट भवन, हाजत भवन एवं एनिमिटी भवन के निर्माण के लिए 32 करोड़ 56 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं पर पूर्णिया के बनमखी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में 10 कोर्ट भवन, हाजत भवन एवं एनिमिटी भवन के लिए निर्माण के लिए 34 करोड़ 98 लाख 89 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। दोस्तों, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों का दर्द जानने के लिए सुपौल पहुंचे और फिर इस दौरान खूब रुपए पैसे बांटे। जब सुपौल जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पप्पू यादव ने कल दौरा किया और जायजा लिया। इस दौरान पप्पू यादव ने जरूरतमंदों के बीच 500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। 500 की नोट बहुत से लोगों को दिया। वहीं पर पप्पू यादव ने जरूरतमंदों के लिए जैसे ही अपने हाथों में 500 रुपए की गड्डी निकाली तो फिर वहाँ पर महिलाओं की भीड़ लग गई। सांसद पप्पू यादव ने एक एक करके जरूरतमंदों को 500 रुपए अपने हाथों में दिए। उनके इस कदम से वहाँ के लोगों में राहत की उम्मीद जगी। जहां राहत सामग्री देने के साथ साथ सांसद पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों की कठिनाइयों को भी सुना। सांसद पप्पू यादव ने बाढ़ से संबंधित अधिकारियों से बात करके समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान जल संसाधन विभाग के इंजीनियर भी मौजूद थे, जिन्हें बांध से संबंधित पप्पू यादव ने महत्वपूर्ण जानकारी दी और फिर उन्हें इस पर ध्यान देने के लिए कहा। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि वे बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनके राहत कार्यों में पीछे नहीं हटेंगे। सांसद पप्पू यादव का ये दौरा बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए एक बड़ी सहायता के रूप में देखी जा रही है। दोस्तों, बागमती नदी में आई बाढ़ से सीतामढ़ी जिले के बेलसंड, रुन्नीसैदपुर, बैरगनिया में हाहाकार मचा। हर तरफ सैलाब दिखाई दे पड़ रहा है। कहीं पर घुटने भर तो कहीं पर कमर भर तो कहीं कलेजे और सिर डूबने तक पानी तेज बहाव हो रहा है। ये गांव घर का आलम है। जसड़े में तो हर तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रही है। ऐसी आफत 20 साल बाद लोग देख सुन करके हैरान है। जहाँ कहा जा रहा है कि साल 2004 में जो हालात थे, इस बार उससे भी अधिक भयावह स्थिति है, बुरा हालात है।
जब बेलसंड और फिर रुन्नीसैदपुर में सबसे ज्यादा क्षति हुई है। बेलसंड में 100 फीट, रुन्नीसैदपुर में 10 फीट में बागमती का तटबंध टूटा है। यह तटबंधों के टूटने से 100 से अधिक गाँव में पानी फैल गया है। जब बाढ़ के चलते करीब 3 लाख की आबादी, हजारों हेक्टेयर में फसल की क्षति हुई है। जब बेलसंड में अस्पताल, अंचल और फिर प्रखंड समेत तमाम सरकारी कार्यालय और सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है। बाढ़ का जायजा लेने के लिए सीतामढ़ी के डीएम रिची पांडे और फिर एसपी मनोज कुमार तिवारी समेत उनके साथ मौजूद तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी पानी के बीच फंस गए थे। जब किसी तरह से उनको वहां से निकाला गया, बचाया गया, लेकिन आम जनता अभी भी बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं और बाढ़ से जूझ रहे हैं। कब इनको राहत मिलेगी ये तो सरकार ही बता पाएगी। दोस्तों, स्मार्ट प्रीपेड मीटर, बिजली मीटर को लेकर के बिहार में सियासत तेज है। जब प्रदेश जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दुबई से स्मार्ट मीटर को उखाड़ करके लाएं और बिहार के लोगों को डेमो दिखाएं। उन्होंने कहा है कि केरल में भी स्मार्ट मीटर लगाया गया है और वहां बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं। यहाँ है तोबा मचाने वाले तेजस्वी यादव केरल में स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन करने कब जाएंगे? जिस समय 112 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का टेंडर जारी हुआ एवं 2023-24 में कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, उस समय तेजस्वी यादव सरकार का हिस्सा थे, तब उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया? जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर का उद्देश्य बिजली चोरी को रोकना और फिर बिलिंग को सटीक बनाना है। पुराने मीटर को बदलने के लिए उपभोक्ताओं से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं पर बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर के कांग्रेस भी लगातार आंदोलन की धमकी दे रहे हैं और आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, किशनगंज जिले में डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और फिर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है। डेंगू और फिर चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का प्रसार एडिस मच्छर के काटने से होता है, जो कि दिन के समय काटते हैं और फिर साफ स्थिर पानी में पनपते हैं। आपको बता दूं कि सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया है कि डेंगू और फिर चिकनगुनिया बीमारियों के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, बदन और फिर जोरों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, त्वचा पर लाल धब्बे और फिर नाक या फिर मसूड़ों से खून आना शामिल है। ऐसे लक्षणों वाले मरीजों को तुरंत सदर अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक के बाद जिला पदाधिकारी विशाल राज, किशनगंज नगर परिषद, बहादुरगंज, ठाकुरगंज एवं पुवाखाली नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारियों को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद फॉगिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जल जमाव वाले क्षेत्रों में टेमीफोस का छिड़काव कराया जाएगा। सदर अस्पताल में नियमित रूप से फॉगिंग कराने का भी निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि बीमारी के लक्षणों पर नजर रखें और फिर बिना देर किए हुए डॉक्टर से संपर्क करें। समय पर इलाज कराने से मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकता है। एम्बुलेंस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 102 पर कॉल करें। स्वास्थ्य विभाग किशनगंज ने कहा कि आम जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर है। दोस्तों, क्या आपको पता है बिहार के उन जिलों के बारे में जिसमें मुसलमान सबसे ज्यादा रहते हैं? मुसलमान की आबादी बिहार के कौन ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा है? तो अगर नहीं पता है आपको तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको बता दो कि बिहार के सभी जिले किसी न किसी चीज के लिए प्रसिद्ध है। बिहार और यूपी के बॉर्डर पर मौजूद कैमूर जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता, तो नालंदा अपने ज्ञान के लिए जाना जाता है। ऐसे में बिहार के कुछ जिले ऐसे भी हैं जो अपनी राजनीतिक आबादी को लेकर के अक्सर चर्चा में रहते हैं। इन्हीं में से 2 जिला है कटिहार और किशनगंज, जहाँ पर बिहार के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। अगर हम प्रतिशत में देखें तो फिर बिहार का किशनगंज जिले में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक कटिहार जिले की जनसंख्या 30,71,029 है, जिनका जनसंख्या घनत्व 1004 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में है, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 1004 लोग रहते हैं। वहीं पर जनगणना के अनुसार जिले में 13,65,000 मुस्लिम लोग थे। साल 2024 में मुस्लिमों की अनुमानित आबादी 16,85,000 हो गई। हालांकि प्रतिशत के हिसाब से किशनगंज जिले में सबसे ज्यादा मुस्लिम है। यहाँ की कुल आबादी का 67.98% मुस्लिमों का हिस्सा है, यानी कि 68% मुस्लिम यहाँ पर रहते हैं। वहीं पर अररिया जिले में मुस्लिमों की आबादी 43% है, जब पूर्णिया जिले में साल 2011 में मुस्लिम आबादी 23% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज जिले की आबादी करीब 17 लाख है। किशनगंज जिले में जनसंख्या का घनत्व 898 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले की अधिकांश आबादी गाँव में ही रहती है। ये बिहार का अकेला ऐसा जिला है जहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। जिले में करीब 68% मुस्लिम आबादी है, तो फिर लगभग 31% हिंदू आबादी है। किशनगंज जिले में अधिकांश लोग सुरजापुरी बोलते हैं, उसके बाद मैथिली बोलते हैं। जब मैथिली बोलने की तादाद भी अच्छी खासी है। वहीं पर उर्दू बोलने वालों की संख्या भी 32% है। आपको बता दूं कि बिहार का ये जिला एक और नेपाल तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। ये पूर्णिया डिवीजन का हिस्सा है। ये शहर पूरे बिहार में चाय पैदा करने वाला एकमात्र जिला है।
गांधी जयंती के दिन बिहार की सियासत में एक नए राजनीतिक दल का जन्म हुआ है। बीते 2 साल से जनसुराज अभियान के तहत बिहार के गांव में पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने अपने संगठन को अब एक राजनीतिक दल का रूप दे दिया है, स्वरूप दे दिया है, जिसका नाम जनसुराज पार्टी रखा गया है। जहां बुधवार को पटना के वेटरनी ग्राउंड में आयोजित जनसुराज स्थापना अधिवेशन में पार्टी का पहला कार्यवाहक अध्यक्ष भी नियुक्त कर लिया गया है। जब पार्टी के पहले अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं। जनसुराज स्थापना अधिवेशन में मधुबनी के रहने वाले मनोज भारती को पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रशांत किशोर ने दलित वर्ग से आने वाले मनोज भारती के नाम का ऐलान किया। जब मनोज भारती ने जमुई के सरकारी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है और बाद में उन्होंने IIT कानपुर से बीटेक और IIT दिल्ली से एमटेक किया है। मनोज भारती का कैरियर बेहद प्रतिष्ठित रहा है। IIT से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने UPSC की परीक्षा क्रैक की। जब भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS के लिए उनका चयन हुआ। उनका 4 अलग अलग देशों में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया है। अब वे प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जनसुराज पार्टी की दिशा तय करेंगे। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि मनोज भारती उनसे भी ज्यादा काबिल है। दोस्तों, बिहार में जमीन विवाद एक बड़ी समस्या है। इसको लेकर के नीतीश सरकार आए दिन नए प्रयास कर रहे हैं। खास करके जमीन विवाद जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए बिहार सरकार ने सारा काम डिजिटल कर दिया है। आसान भाषा में कहें तो फिर अब सारा काम ऑनलाइन आपके मोबाइल पर ही हो जाएगा। ऐसे में अगर आप भी घर बैठे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जमीन पर कोई भी कब्जा किया है या कोई कब्जा करना चाहता है तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। दरअसल बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक नई पहल की शुरुआत की है। अब आप घर बैठे ही अपनी जमीन के कागजात की जाँच कर सकते हैं। आपको बता दूं कि आप बिहार सरकार की ऑनलाइन पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर /बिहार भूमि पर जाकर के आप अपने जिला, अंचल और फिर वर्ष का चयन करके अपने प्लॉट पर किए गए सभी दाखिल खारिज आवेदनों की सूची देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी आवेदन गलत या फिर संदिग्ध लगता है तो फिर आप तुरंत ऑनलाइन आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। आपको बता दूं कि ये ऑनलाइन सुविधा बिहार में चल रहे जमीन सर्वेक्षण को देखते हुए शुरुआत की गई है। इससे जमीन मालिकों को अपनी जमीन की बेहतर निगरानी करने और फिर धोखाधड़ी से बचने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे जमीन विवाद को कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, बिहार में इस बार मानसून की विदाई के साथ ही बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है। बिहार में बाढ़ से 16 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अभी तक किसी की भी जान जाने की खबर नहीं है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड में बहुत सारे लोगों की जान गई है। रिकॉर्ड में जान जाने का मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड में काफी सारे लोगों का जान जाने का मामला सामने आया। आपको बता दूं कि कोसी नदी पर बने बीरपुर बैराज से इस रिकॉर्ड पानी छोड़ा गया, जो कि 1968 के बाद इस बार का सबसे अधिक पानी छोड़ा गया है। बिहार में बाढ़ के कारण कई तटबंध टूट गए, वहीं पर कई घर कटाव की भेंट चढ़ गए। बिहार में 12 से अधिक जिले बाढ़ प्रभावित हैं। वहीं पर बिहार में बाढ़ से मचे हाहाकार के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोसी, गंडक एवं गंगा नदियों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वे किया। वहीं पर इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने में कठिनाई हो रही है, उन क्षेत्रों में फूड पैकेट्स और फिर राहत सामग्री को वायुसेना की मदद से पीड़ित परिवारों तक एयर ड्रॉप करके पहुंचाई जाए। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जल संसाधन विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद रहे और फिर लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जलस्तर की जिलाधिकारी सतत निगरानी करते रहे। दोस्तों, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने बड़ा हमला बोला है। मीसा भारती ने पत्रकारों से कहा कि प्रशांत किशोर का जो जनसुराज दल है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, उसके प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेंगे। मीसा भारती ने कहा कि प्रशांत किशोर को जब मैं मीडिया के माध्यम से सुनती हूँ तो फिर समझ में नहीं आता है कि कैसे ये दल चल रहा है, कौन लोग इसमें शामिल होंगे। मीसा भारती ने कहा कि बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर में से मैं यही कहूंगी कि आप कहते हैं कि आपने नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो आज आप जब बिहार के युवाओं को कह रहे हैं कि जो रोजगार देगा उसको वोट दीजिए, मतलब आप रोजगार दीजिएगा तो क्यों नहीं उस प्रधानमंत्री से रोजगार मांग रहे हैं जिसे आपने पीएम बनाया है। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोल करके बिहार में प्रशांत किशोर ने कितनी फैक्ट्रियां लगवा दी, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब बिहार की जनता बहुत समझदार है, खुली आंखों से देख रही है, वोट का समय आएगा तो फिर सबके सामने में परिणाम दिखेगा। दोस्तों, नीतीश सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन छात्रों को नीतीश सरकार ने कहा है कि ग्रेजुएशन छात्रों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दूं कि बिहार में ग्रेजुएशन पास करने वाली छात्राओं के लिए एक शानदार खबर सामने आई है। बिहार सरकार की ओर से मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत
50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि जल्द ही उनके खातों में भेजी जाएगी। यह योजना छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दूं कि बिहार के विश्वविद्यालयों में यानी कि बिहार के यूनिवर्सिटियों से मिल रही जानकारी के अनुसार कुल 71,354 छात्रों ने इस साल ग्रेजुएशन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। इनमें से 54,864 छात्राओं के आवेदन का सत्यापन हो चुका है और फिर उनके खातों में जल्द ही 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी। दोस्तों, बिहार सरकार ने सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बिहार के व्यावसायिक वाहन चलाने वालों को बीमा, स्वास्थ्य जांच और फिर कौशल विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना से ट्रक, बस और टैक्सी जैसे वाहन चलाने वाले ड्राइवर और फिर उनके परिवारों को काफी लाभ होगा। दरअसल अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना से ट्रक, बस, टैक्सी जैसे वाहन चलाने वाले व्यावसायिक वाहन चलाने और फिर उनके परिवार को काफी लाभ होगा। इन चालकों को विशेष पहचान नंबर दी जाएगी। यह योजना के तहत प्रत्येक जिले में व्यावसायिक वाहन चलाने के लिए आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएगी। इस मद में प्रत्येक जिले में 25-25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं पर चालकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ दिया जाएगा। जब दुर्घटना की स्थिति में इन्हें और इनके परिवार को बीमा राशि का लाभ मिल सकेगा। वाहन चालकों को नेत्र जांच की सुविधा मिलेगी। इसके लिए सभी जिलों में शिविर लगाए जाएंगे। भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जब उन्हें सड़क सुरक्षा और फिर दुर्घटनाओं से कैसे बचे इसके लिए जागरूक किया जाएगा। इतना ही नहीं, चालकों को पोशाक भी दी जाएगी। यह पोशाक के लिए एक मुश्त 1 वर्ष के लिए 2,000 रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दूं कि इधर योजना के अंतर्गत वाहनों पर जो भी खर्च आएगा उसका वहन सड़क सुरक्षा निधि से किया जाएगा। 1 साल में योजना पर करीब 34 करोड़ रुपए, जबकि 5 वर्ष में ये राशि बढ़कर के 90 करोड़ रुपए हो जाएगी। बिहार के जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, जहां उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाढ़ प्रभावितों को तक समय पर राहत और फिर खाद्य सामग्री पहुंचाई जाए। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावितों तक राहत सामग्री पहुँचाने का निर्देश देते हुए कहा कि जहाँ पहुँचने में दिक्कत हो रही हो उन जगहों पर हवाई मार्ग से यानी कि हेलीकॉप्टर से खाद्य और फिर राहत सामग्री पहुँचाई जाए। कोई भी इससे वंचित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जहां जहां बांध टूटा है वहां भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण किया है। मुख्यमंत्री की तरफ से विशेष निगरानी है कि बाढ़ प्रभावितों तक राहत सामग्री पहुंचाने में कोई भी कोताही न बरती जाए। विजय चौधरी ने कहा कि सरकार तत्पर है और फिर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जब बाढ़ से प्रभावित हुए व्यक्ति की मदद की जाएगी। सरकार किसी को भी असहाय नहीं छोड़ेगी और फिर अपने कर्तव्यों का पालन करेगी, इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके पहले राष्ट्रीय जनता दल की नेता रोहिणी आचार्य ने बाढ़ से बेहाल बिहार में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी राहत पैकेज देने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बिहार को किसी भी प्रकार की मदद मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर दिक्कत हो रही है तो फिर इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं निष्क्रिय बने हुए हैं। दोस्तों, बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के 11वें चरण की समयावधि में विस्तार कर दिया गया है। आवेदन की तारीख को 27 सितंबर से बढ़ा करके 15 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है। परिवहन विभाग की मंत्री शीला कुमारी ने कहा है कि अब इस योजना के विस्तार होने से 12,500 और युवाओं को रोजगार मिल पाएगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि 100% आवेदन प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई करने के लिए सभी डीएम को निर्देश दिया गया है। इस योजना के तहत 11वें चरण में बचे हुए 12,500 लक्ष्य के विरुद्ध जिलावार रिक्तियां निकाली गई है। दोस्तों, आरजेडी ने पूरे राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के खिलाफ धरना दिया और विरोध मार्च निकाला। राजद नेताओं ने दावा किया है कि पार्टी कार्यकर्ता राज्य में सभी प्रखंड मुख्यालयों में कार्यालयों में सामने धरने पर बैठे। वहीं पर लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने मीडिया से कहा कि बिहार में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के नाम पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार बिहार के लोगों से पैसे की उगाही करने की कोशिश कर रही है, विशेष करके गरीबों से। हमारी पार्टी ऐसा नहीं होने देगी और फिर यही कारण है कि हम राज्य सरकार के समर्थन से निजी बिजली कंपनियों की इस जबरन वसूली का विरोध कर रहे हैं। जब पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजद के वरिष्ठ नेता और फिर पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि निजी बिजली कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए बिहार सरकार निजी कंपनियों के माध्यम से राज्य में जबरन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रही है। जब बिजली के बिल 4 से 5 गुना बढ़ गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर भारी वित्तीय दबाव पड़ रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इन मीटर को लगाने का कार्य तुरंत रोका जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके।
ये नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के समर्थन से निजी बिजली कंपनियों के द्वारा जनता से जबरन वसूली है। देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां संबंधित सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने की अनुमति नहीं दी है। जब पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि ये स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि ये स्मार्ट टीचर मीटर है और सरकार को इन मीटर को लगवाने वाले उपभोक्ताओं को होने वाली समस्याओं के बारे में कोई चिंता नहीं है। जब सरकार इन मीटर को स्थापित करने वाले 50 लाख उपभोक्ताओं की समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं है तो फिर वे 1.5 करोड़ से अधिक मीटर लगाने के बाद इन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। जब स्मार्ट मीटर को लेकर के विपक्ष लगातार मुखर है और आवाज उठा रहे हैं, सड़क पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आप क्या स्मार्ट मीटर के समर्थन में हैं, हाँ या ना? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मेरा अगर राय पूछेंगे तो मैं तो बिल्कुल भी इसके समर्थन में नहीं हूँ। जी हाँ, आप भी अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए, हम भी आपके राय जानने की कोशिश करेंगे और जान करके हमें भी पता चलेगा ना कि कितने लोग स्मार्ट मीटर के समर्थन में हैं और कितने लोग विरोध में हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जिलों के सिविल सर्जनों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जिले में बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए पर्याप्त संख्या में बोट, एम्बुलेंस के साथ दवाओं की अब आप घर बैठे ही अपनी जमीन के कागजात की जांच कर सकते हैं। आपको बता दूं कि आप बिहार सरकार की ऑनलाइन पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर /बिहार भूमि पर जाकर के आप अपने जिला, अंचल और फिर वर्ष का चयन करके अपने प्लॉट पर किए गए सभी दाखिल खारिज आवेदनों की सूची देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी आवेदन गलत या फिर संदिग्ध लगता है तो फिर आप तुरंत ऑनलाइन आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। आपको बता दूं कि ये ऑनलाइन सुविधा बिहार में चल रहे जमीन सर्वेक्षण को देखते हुए शुरुआत की गई है। इससे जमीन मालिकों को अपनी जमीन की बेहतर निगरानी करने और फिर धोखाधड़ी से बचने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे जमीन विवाद को कम करने में मदद मिलेगी। रोड नहीं तो वोट नहीं, ये नारा आप लोगों ने बहुत सुना होगा। जी हाँ, अक्सर ये इलेक्शन के समय में ये नारा गूंजता है जगह जगह, अलग अलग जगह पर, और ये नारा गूंजता है कि अगर आप वो रोड नहीं बनाएंगे तो वोट नहीं देंगे। जी हाँ, यानी कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आपको बता दूं कि अब सड़क के लिए वोट बहिष्कार की ऐसे नाराओं, ऐसे घटनाओं को बिहार की नीतीश सरकार ने गंभीरता से लिया है। बिहार के सभी जिलों से सड़कों के कारण चुनाव के समय मतदान का बहिष्कार करने वाली बसावटों की जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही सड़क से वंचित बसावटों की भी सूची तैयार की जा रही है। यह सरकार इन स्थानों पर सड़कें बनाने और फिर दुरुस्त करने की तैयारी कर रही है। दरअसल चुनाव में कई जगहों पर मतदाता सड़क न होने पर मतदान का बहिष्कार कर देते हैं। जब लोकसभा चुनाव 2024 में भी राज्य के विभिन्न जिलों में कई बूथों पर मतदाताओं ने सड़क की मांग को लेकर के वोट का बहिष्कार किया था। ग्रामीण कार्य विभाग ने सड़क के लिए वोट बहिष्कार की घोषणा करने के वाले स्थानों की सूची जिले की डीएम से मांगी है। ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी डीएम को निर्देश दिया है। जारी निर्देश में उन्होंने कहा है कि लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव के समय रोड नहीं तो वोट नहीं की बात कहकर के स्थानीय जनता वोट का बहिष्कार करती है। बीते दिनों हुए चुनाव में भी इस तरह के कई मामले संज्ञान में आए हैं। सड़क संपर्क से वंचित ऐसी बसावटों को अब प्राथमिकता के आधार पर 12मासी सड़क से जोड़ा जाएगा। इस संबंध में विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे का काम रुक गया है। बिना तैयारी जमीन सर्वे कराना सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है। जब प्रशांत किशोर ने जमीन सर्वे को एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना करके सरकार की नींद उड़ा दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने पूर्णिया में कहा है कि बिहार में जमीन के कागजात तैयार करने के लिए लोगों को अब 3 महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा। उन्होंने बताया है कि जमीन सर्वे के दौरान लोगों को कागजात जुटाने में हो रही परेशानी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। जब बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन कई लोगों ने कागजात संबंधित परेशानियों की शिकायत की थी। इसके समाधान के लिए सरकार ने 3 महीने की अतिरिक्त मोहलत देने का फैसला किया है। विभाग जल्द ही इस बारे में आधिकारिक पत्र जारी करेगा। भूमि सुधार और राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि हम लोगों ने समझा कि जनता को शुरू कागजात ढूंढने में परेशानी हो रही है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि इसके बाद हमने एक फैसला किया, 1-2 दिन में पत्र निकाल देंगे। अभी हम 3 महीने उनको कागज ढूंढने का, कागज तैयार करने का और पहले समय देंगे, तब हम सर्वे का डिक्लेरेशन स्टार्ट करेंगे। 3 महीने में हम सभी जनप्रतिनिधि के साथ बैठेंगे, बैठ करके हम इस बात को समझेंगे। रैयत के साथ भी बैठेंगे जो कि जमीन के मालिक है। जमीन सर्वे करप्शन की भी बहुत शिकायतें मिल रही थी। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि अपने विभाग के सभी सीईओ को पटना बुलाया, जहां हमने सख्त हिदायत दिया है कि अपनी आदत में सुधार लाओ, नहीं तो फिर दिलीप जायसवाल किसी को बख्शने वाले नहीं है। इसके साथ ही विभाग में भी सुधार लाऊंगा, मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूँ। जो जमीन के मालिक है उसको भी हम अभी 3 महीने का समय देंगे ताकि वे कागजात तैयार कर लें।
दोस्तों, बिहार के उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति भयावह हो गई है, जब 5 और बांध टूटने से नए इलाके में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। केंद्र सरकार ने बिहार में बाढ़ से राहत और फिर बचाव कार्य के लिए 655 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। ये राशि केंद्रीय जल मंत्रालय ने राशि SDRF को दी है। साथ ही केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी और फिर नुकसान का जायजा लेगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति भयावह होने के बाद वायुसेना राहत कार्य में उतरी। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टरों की मदद से सीतामढ़ी के बेलसन और फिर दरभंगा के किरतपुर, घनश्यामपुर, गौराबराम, कुशेश्वर स्थान आदि बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर की मदद से राहत पहुंचाया गया। उधर उत्तर बिहार में बीते 24 घंटे में 5 जगहों पर तटबंध टूट जाने से दर्जनों नए गाँव में बाढ़ का पानी फैल गया है। पश्चिमी चंपारण में गंडक और करताहा नदी, पूर्वी चंपारण में गंडक और दरभंगा में कमला बलान के तटबंध 5 जगहों पर टूट गए हैं। उत्तर बिहार में अब तक छोटी बड़ी नदियों पर 18 जगहों पर तटबंध या फिर रिंग बांध ध्वस्त हो गए हैं। जब बाढ़ से बिहार के 16 जिलों की 11,84,000 आबादी प्रभावित हुई है और 76 प्रखंडों की 368 ग्राम पंचायतों में लोग पानी से घिरे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद आपदा प्रबंधन विभाग और फिर जिला प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य में तेज कर दिया है। NDRF की 16 एवं SDRF की 14 टीमें राहत बचाव में जुट गई है। आपको बता दें कि गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा, कनकई एवं अन्य नदियों में आई बाढ़ से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण, सहरसा और कटिहार जिले प्रभावित हुई है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 घंटे दिल्ली में रहने के बाद वापस पटना लौट आए। उनकी यात्रा का आधिकारिक तौर पर ना तो कोई मकसद बताया गया और न ही दिल्ली में उनकी गतिविधियों का पता चल पाया। इसको लेकर के बस कयास ही लगाए जा सकते हैं। जब पहले कयास ये लगाया जा रहा है कि बिहार में समय से पहले विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव के बाद से ही नीतीश कुमार उनकी मांग कर रहे हैं। जिस तरह से प्रशांत किशोर की जनसुराज को लोगों का समर्थन मिल रहा है, उसे नीतीश कुमार बेचैन हो गए हैं और इस बात से पार्टी की चिंता बढ़ गई है। और वह इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर के निशाने पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ही है। यह जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार प्रशांत किशोर के मंसूबे पर पानी फेरना चाहते हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि चुनाव में ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा नेताओं से खुद भी बात कर सकते हैं या फिर संजय झा और ललन सिंह को भी ये जिम्मेदारी सौंप सकते हैं कि वे भाजपा नेतृत्व को इसके लिए तैयार करें। दूसरी संभावना इसलिए भी ज्यादा नजर आ रही है क्योंकि संजय झा और फिर ललन सिंह ने नीतीश कुमार ने दिल्ली में कई बैठकें की है। या नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा ये भी बता रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में झारखंड चुनाव हो सकते हैं और फिर क्योंकि JDU NDA के साथ चुनाव लड़ रही है, इसलिए सीट बंटवारे पर भी बातचीत हुई होगी। झारखंड के जमशेदपुर पूर्वी से JDU विधायक सरयू राय नरदेले से JDU में शामिल हुए। यह शामिल होना दिक्कत नहीं है, बल्कि बात तो यह है कि हाल ही में उन्होंने भाजपा के पूर्व CM और मौजूदा उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास को चुनाव में हराया था। रघुवर दास चाहते हैं कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट मिले। हो सकता है कि इस बारे में भी नीतीश कुमार ने दिल्ली में चर्चा की हो।